अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। जो गुज़ारिश करते हैं आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। ये ख़ास तौर पर जो इसराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है और बहुत सारी दूसरी भी कमेंट्स करने वाली आपकी राय वहाँ पर दी जा सकती है, तो ज़रूर दिया करें। सबसे पहले तो इस वक़्त जो ईरान के और जो लड़ाई है ईरान और जंग इसराइल की, उसमें अब तक की क्या अपडेट है, फिर उसके बाद आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताते हैं। एक तो उन्होंने ट्वीट किया और एक व्हाइट हाउस से भी एक बयान सामने आया है और उसके बाद फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका का। इंडिया हमला करना चाहता था ईद वाले दिन, ये सारी खबरें हैं। ईरान इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे सोचा नहीं जा रहा था। 1600 किलोमीटर दूर है ईरान। तेहरान से यरूशलेम 1600 किलोमीटर, बहुत फासला होता है 1600 किलोमीटर। आप ये देख लें जितना लाहौर से कराची है, एक दफा जाएं और फिर इतना ही वापस आएं तो मेरे ख्याल 800-900 किलोमीटर लाहौर से कराची है। तो आना जाना जो है ये इतना फासला है और वहां से जो है वो इसराइल को टफ टाइम दे रहा है। अब इसराइल के लिए तो बहुत सारी ऑप्शन है ना। आधी दुनिया उसके साथ है, बट ईरान ये सब कुछ अकेला कर रहा है। उसके पास जो उसके साथ जो सफारती तलकात हैं या सफारती जो मदद मिल रही है वो मिल रही है, लेकिन असल काम जो है वो लड़ाई हमेशा आपे लड़नी पैंदी है। महल्ले च भी लड़ाई होवे ना, भाएं जेड़ा पंगा लैंदा ना, लेतर पौला आपे ही करना पैंदा। बट ना इस वक्त इसराइल पर वार कर रहा है और बड़े सख्त कर रहा है। इसराइल को अगर देखा जाए तो संभला नहीं जा रहा। खबरें यही है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, जो इसराइल है उसके एयरपोर्ट को तबाह किया है। एयरपोर्ट पे मिसाइल दागे हैं। अब एयरपोर्ट पे मिसाइल दागने का मतलब है कि जो इसराइल है वो उसको रोकने में कामयाब हुआ है। इसराइल पे हो क्या रहा है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में बताते हैं। रोकने की एक कैपेसिटी होती है। जिस तरह वो पता है इंडिया वाला S-400 जो था वो कोई 38 से रोक सकता था, लेकिन अगर 50 आ जाएंगे तो 12 तो निकल ही जाएंगे। 38 रोकेगा भी तो इसी तरह जो इस वक्त इसराइल के पास सिस्टम लगे हुए हैं अमेरिकन है। इसराइल का अपना भी है। वो जितने रोक सकते हैं वो रोकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में ईरान जो है वो वहां से मिसाइल भेज रहा है कि वो रोकने नामुमकिन है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो लगते हैं और लगते भी वो निशाने पर है। ईरान ने दरअसल हुकूमत तेहरान पर जो है वो हमला किया था और उसके बदले में बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो दागे हैं। ईरान की जानब से मिसाइल फायर करने पर शुमाली और वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली फौज ने अपने शहरियों को शेल्टर्स में जाने का कह दिया। उन्होंने कहा जनाब जिथे जिथे जगह लभदी है थले वड़ के लम्बे पै जाओ, बाहर ना निकलना क्योंकि ईरान आंदा पे है। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली फौज दफाई निज़ाम जदीद तरीन ईरानी मिसाइल रोकने में काम कर रहा है। और दूसरी जानब कुछ देर कबल इसराइल ने ईरान के दारकूमत तेहरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइली फौज के मुताबिक 50 जहाज़ों के जरिए 170 ईरानी मिलिट्री हदफ को निशाना बनाया गया है, जबकि तेहरान में पासदारान इनकलाब और ईरानी दफाई निज़ाम से मुंसलिक अहदाफ को भी निशाना बनाया गया है। देखें, ये सच है, हकीकत है कि टेक्नोलॉजी में और पूरी दुनिया का साथ और पूरी दुनिया उनके साथ तजारत बिजनेस कर रही है इसराइल के साथ। तो टेक्निकली तौर पर तो वो थोड़े तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो जो दूसरी तरफ लड़ने वाला सामान है ना, वो जज्बा जुनून और साथ में फिर शहादत वाला, वो मुसलमानों में ही है। तो इसलिए जो ईरान है उसने जो बनाया है, उसने बनाई मिसाइल है, क्योंकि उसको पहले दिन से पता था कि उसकी अगर एयरफोर्स इतनी तगड़ी हो भी तो 1600 किलोमीटर जाकर वापस आना जो है ना, देखिए पाकिस्तान इंडिया बात समझ आती है, जर्मनी हॉलैंड गल समझ आती है, नाल नाल बॉर्डर ने इधरों गया तो मोहाली ला के वापस, लेकिन 1600 किलोमीटर दूर जाना ना ना, तो उसने जो जितना जोर लगाया था ना, वो सारे का सारा जोर उसका वो पटाखे, बड़े पटाखे पर उनका जोर है और दूसरा उसके बाद मिसाइल पर है और उसमें बड़े कामयाब है। देखिए रास्ते में से 4 कंट्री जो है क्रॉस करके जाना और वहां पर तगड़े सिस्टम लगे हैं और वो रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं कि ये जो ईरान से मिसाइल लगा है ये ना पहुंचे। लेकिन इस वक्त जो वीडियो इंटरनेट पे हम देख रहे हैं, 2-3 जो शहर हैं इसराइल के, वहां पर क्यामत आई हुई है। बहुत सारी बिल्डिंगों में आग लगी है, एयरपोर्ट जला दिया है, जहाजों को आग लगी हुई है। तो ये छोटी बात नहीं है। जंग में आप किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन असल बात यह है कि पूरा जवाब दिया जा रहा है ईरान की तरफ से इसराइल ने। शायद इसराइल ने भी नहीं सोचा होगा जिस तरह उसके दोस्त मुल्क भारत ने
नहीं सोचा था पाकिस्तान पर हमला करने से पहले। तेहरान पर इसराइली हमलों के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल के हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई इससे भी ज्यादा होगी, तो फिर दुनिया के लिए भी रोकना इसको मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक जो आजाद जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ईरान इसराइल का 50% दफाई निज़ाम मफलूज कर चुका है। अब जो दफाई निज़ाम है ना, इसराइल मुल्क बहुत बड़ा नहीं है ना, मुल्क इतना बड़ा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा फैला हुआ मुल्क है। कब्जा ग्रुप है, कब्जा किया हुआ उन्होंने फलस्तीन के इन इलाकों पर या फलस्तीन ही था, इसराइल था कहाँ? तो फिर जो सारी स्टोरी कहानी आपके सामने है। तो इसका जो दफाई सिस्टम है ना, 50% जो है उसको डैमेज कर चुके हैं। और अगर 50% डैमेज कर चुके हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी, और सुना है ऐसे ही डैमेज किया जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का किया था। तो दो दोस्त जो हैं वो डैमेज करने वाले हैं, और दो वो दोस्त हैं जिनका डैमेज हुआ है। एक और खबर जो है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से। ट्रंप साहब के ऑफिस से खबर एक जो है वो रिलीज हुई है। उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको जो है वो शहीद करना चाहते थे। तो वहां पर इसराइली इस साजिश को उन्होंने वीटो किया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके करने से क्योंकि जाहिर है वो उनके मजहबी रहनुमा है, और पूरा ईरान जो है वो उनको, ईरान के अलावा बहुत सारे दूसरे जो शिया ममालिक है वहां पर उनको बड़ी अहमियत दी जाती है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये लड़ाई जो है कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए और इसको रोकना नामुमकिन हो जाए और मुश्किल हो जाए। तो ये उन्होंने दावा किया है जी, उन्होंने वीटो किया है। और जो अमरीकी जो इसराइली सदर हैं उनको रोका है कि ऐसा नहीं करना, और जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के उनको शहीद करने की जो कोशिश है ना करना। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, मैं आपको वो ट्वीट भी जरा वो भी सुनाता हूं कि उन्होंने ट्वीट में सदर ट्रंप ने किया। सदर ट्रंप साहब जो है वो ट्वीट, उन्होंने कहा जी ईरान और इसराइल को एक मुआहदा करना चाहिए और वो करें, वो करेंगे भी। वो साथ में कह रहे हैं कि वो करेंगे भी बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को मुआहदा करने पर आमादा किया। उस वक्त मैंने अमेरिका की तजारत का इस्तेमाल करते हुए दोनों रहनुमाओं के साथ बातचीत में अकल हम आंगी संजीदगी लाई। दो बेहतरीन रहनुमा फैसला लेने में कामयाब हुए और तनाज़ा रुक गया। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वो बता रहे हैं कि ये तनाज़ा करवाएंगे, रुकवाएंगे, लेकिन कब रुकवाएंगे? अब मेरा ख्याल है वो अमेरिका भी जरा चाहता है कि इसराइल को जरा पता लग ले कि इसराइल हर जगह पे मामा बना होता है ना। ठीक है, इसराइल के वो साथ है, साथ में लड़े हैं या, लेकिन सामने आकर तो वो नहीं लड़े अगर देखा जाए तो। बिल वास्ता या जैसे कि ना कि डायरेक्ट आमने सामने, क्योंकि ट्रंप कह रहा है जी कि अगर किसी जगह पे ईरान ने हमारे जो उस इलाके में हमारी बेसें हैं वहां पर कुछ ऐसा किया तो फिर हम ईरान के साथ डायरेक्ट लड़ेंगे। फिलहाल ईरान और इसराइल ही लड़ रहे हैं। और इसी तरह अपनी पहली मुद्दत वो आगे लिखते हैं कि उन्होंने अपनी जो पहले सदारत है उसमें उन्हें सर्बिया और कोसोवो के दरमियान शदीद तनाज़ा था और वो बिल्कुल लड़ाई के दहाने पर थे। उन दोनों की मैंने सुलह करवाई थी, इसे रोका था। हालांकि जो बाइडन है उसकी बहुत सारी बेवकूफाना हरकतों की वजह से कुछ मसाइल दोबारा शुरू हुए और वो भी मैं खत्म करूंगा। मिस्र और एथोपिया का है जो दरियाए नील पर एक डैम पर झगड़ा है, वो भी मेरी मुदाखलत से अमन हुआ और वो बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा जिस तरह सिंध तास माहिदा है भारत और पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी कि इथोपिया का और मिस्र का जो एक माहिदा करवाया है कि वो एक जो डैम बनाना चाहते थे दरियाए नील पर, अब वो एक अमन करवाया था, अभी तक चल रहा है। इसी तरह इसराइल और ईरान के दरमियान जल्द सुलह कायम हो जाएगी। अब ये ट्रंप कह रहे हैं कि सुलह हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ट्रंप इसमें कूदेंगे, बल्कि कूदे हुए हैं। कई फोन कॉल और मुलाकातें हो रही हैं। हाँ, ये भी साथ में बता रहे हैं कि कई फोन कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं इसराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो इसका मतलब है कि ट्रंप जो है वो बैक एंड पर मसरूफ है, बिजी है। मैं बहुत कुछ करता हूँ, ये उन्होंने जरा शिकवा किया है ट्रंप बाबे ने, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन कोई गल नहीं, वो कहता मैं करना बड़ा कुछ है लेकिन मैनू क्रेडिट नहीं मिलता। अब क्रेडिट का सारा रोला है, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो क्यों करेगा। अच्छा जी, एक और खबर बड़ी सामने आई है, हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, इनसे टाइम भी लेंगे आने वाले 1-2 दिन में, कि भारत बड़ी ईद पर कोई पाकिस्तान पर फजाई हमला करना चाहता था। हमारी एयरफोर्स के पास इतला थी, सिग्नल थे, लेकिन ऐन मौका पर इसराइल ने भारत को रोक दिया। पहले हमें ईरान पर हमला करने दो। ईरान जब हम जब ईरान पर काबज हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान पर मिलकर हमला करेंगे। ये एक खबर है हसन साहब ने जो दी। उन्होंने कहा जनाब कि बड़ी ईद पर हमला करना चाहता था इंडिया, और लेकिन फिर उनके जो दोस्त हैं इसराइल, उन्होंने कहा ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने से होगा ये कि मसाइल बढ़ेंगे। पहले हमें हमला कर लेने दो, हम ईरान से जरा जंग जीत लें और उसके बाद फिर हम जरा तगड़े हो जाएंगे, हमारी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, तो फिर डायरेक्ट आपके साथ मिलकर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आप भी शौक पूरा कर लो।
ایران جو ہے وہ جو ٹف ٹائم دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، لیکن پاکستان والے جو ہے نا وہ توڑ کر پہنچ کے مار کے آئیں گے، کیونکہ ایران پاکستان والوں کے پاس جو سامان پڑا ہوا ہے نا وہ میرا خیال ہے ہندوستان کو پتا ہے، پوچھ لو ہندوستان سے۔ اور لیکن خیر یہ خواب رہے گا اب دوبارہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ حملہ کرنا ہندوستان کے لیے یہ خواب ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کا دورہ امریکہ، بھارت اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے ڈراؤنا خبر ثابت ہوا ہے۔ پی ٹی آئی بھارت کی امریکہ میں پراکسی بنی ہوئی ہے، وہاں پر ہر وہ کام کر رہی ہے جو بھارت کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی وہاں کوئی رنگ بازی کریں، لیکن امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے ناکام بنا دی۔ فیلڈ مارشل کے لیے تریحی استقبال کا اہتمام ہوا، راجہ رزاق سمیت کئی دوستوں نے پی ٹی آئی کو پریشان کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر سرکاری دورے پر اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ چیف آف سٹاف کا واشنگٹن کا یہ دورہ جو کئی ماہ سے پہلے تھا، اب جغرافیائی طور پر انتہائی جو اس وقت ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس خطے میں جنگ لگ گئی ہے اور وہ بھی ایران کی، تو پاکستان ایران کے ساتھ ہے اور پاکستان ایران کی کھل کر فیور کر رہا ہے، کھل کر حمایت کر رہا ہے، تو ایسے میں پھر آپ کو پتہ ہے اہمیت جو ہے وہ خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ واشنگٹن میں ان کی موجودگی کے دوران مشرق وسطیٰ میں ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے، جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر بلا جواز جارحیت نے خطے کا جو امن ہے اس کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اس تناظر میں فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کا دورہ واشنگٹن مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی واشنگٹن میں موجودگی ایک جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خطے کے اہم معاملات ہیں، جو ظاہر ہے جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا تو یہ چیزیں چلتی جائیں گی۔ اسرائیلی جارحیت اور اس کے خطے پہ ممکنہ اثرات کو براہ راست امریکی قیادت کے ساتھ زیر بحث لائیں گے۔ اس وقت واشنگٹن میں فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی موجودگی نہ صرف پاکستان کے دفاعی جو ہیں ان کو بھی ظاہر ڈسکس ہوگا، یہ عالم اسلام کے خدشات اور تحفظات کو مؤثر انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ نہ کہ صرف پاکستان کے بارے میں بات ہوگی، ظاہر ہے عالم اسلام کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور جو مسائل ہیں، یہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ عالم اسلام اور دوسری طاقتوں کے ساتھ جو ایک خلیج بڑھتا جا رہا ہے اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کے نتائج خطے کے امن و استحکام پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ایک متوازن دانشمندانہ موقف پیش کرنا بین الاقوامی برادری کے ایک نئے زاویے سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کو یہ موجودگی سفارتی انٹرفیس کے طور پر کام کر رہی ہے، جو امریکہ اور مسلم دنیا کے بات چیت کی نئی راہیں کھول سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کے حالیہ دورے، جن میں سعودی عرب، چین، امریکہ شامل ہے، اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ایک فوجی کمانڈر کے طور پر بلکہ ایک مؤثر سفارتی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ان دوروں کا مقصد خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کو عزم کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے، اور خاص طور پر انسداد دہشت گردی کے میدان میں پاکستان کے تجربے، قربانیوں اور کامیابیوں کو سامنے پیش کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل اعظم منیر کی کوششوں سے پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور کا جو امیج ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کو وہ مزید بہتر بنانے کی طرف گامزن ہے۔ ان دوروں سے نہ صرف دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط کیا، بلکہ دہشت گردی، سرحدی علامتی اور خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنج کے مشترکہ طور پر لاہ عمل تیار کرنے کی راہ بھی ہموار کی۔ عالمی طاقتوں اور علاقائی ہمسایوں سے بات چیت کے یہ اقدامات پاکستان کو ایک پرامن، بااعتماد شراکت دار کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف اپنے قومی مفادات کا دفاع کر رہا ہے بلکہ پورے خطے میں امن کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اب یہ جو وہاں پر اچھا پی ٹی آئی کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ جو ان کا بلکہ کافی دفعہ سے اس دفعہ جو ان کا پروٹیسٹ ہے نا، اس میں وہ جان نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور وہ جو گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں، وہ کھانے والے جو بابے اور مائیاں جو ایکسپائر ہوئے ہوتے ہیں، ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے لا کر رستے میں کھانا کھلا کر گانے شانے لگا کر گرم شرم کر کے لا کر جاتی دفعہ $200 جو ہے وہ جیب میں ڈال دیا۔ اس قسم کی کہانی لگ رہی تھی۔ وہ جو ایک نوجوان بچے اور بچیاں جو ورغلائے جاتے تھے نا، اب وہ لگتا ہے کہ ان کو عقل آ گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، اور عمران خان سمیت اس پارٹی کا ہر ورکر جو ایک رانگ نمبر ہے، تو لوگ وہاں پر نہیں تھے۔ یہ بڑی بری طرح سے بہت سارے دوستوں سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پوائنٹ ہے کہ اس دفعہ عجیب عجیب شکلیں تھی، بابے تھے، مائیاں تھی، اور ان میں لگ ایسے رہا تھا جیسے وہ خانہ پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے وہ ان کو لایا گیا ہے کوئی واسطے ترلے دے کر یا پھر کوئی $100-200 دے کر، ورنہ پہلے تو آپ کو پتا ہے مطلب ماشاءاللہ مٹھیاں مٹھیاں اور میٹھے میٹھے بتھیرے ہوندے سن، اینکاں لا کے سونیاں سونیاں جی ٹی شرٹاں پا کے ذرا چمکا چمکو کے نظر آتے سی تحریک انصاف دے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔
تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو امریکہ میں رہنے والے ہیں یا یورپ میں رہنے والے ہیں یا انگلینڈ میں رہنے والے ہیں، ان کو عقل آ گئی ہے کہ رانگ نمبر ہے، اپنے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس سے پاکستان کا بھلا کوئی نہیں ہونا. پاکستان اس وقت جس پچ پر کھیل رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے، جو اس وقت پاکستان کی علاقائی اہمیت ہے، اور جو ہندوستان کو شکست دینے کے بعد اور اکانومی کو تگڑا کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت یہی ہے، کام کرنے والا یہی سیٹ اپ ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہے. باقی امریکہ میں ملین پاکستانی رہتا ہے، اگر وہاں پہ 25 30 40 آ گئے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی، لگائے رکھیں. اب ظاہر ہے جو شہباز گل صاحب ان کی کون سی ٹیکسیاں چلتی ہیں، انہوں نے بھی تو روزی روٹی اتوں ہی کھانی ہے، تو کھان دیو. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں انشاءاللہ. اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہو کے ایران کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ٹائم دے رہا ہے، جو ٹف ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک دے رہا ہے، اور کیا جنگ رک جائے گی؟ اور ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ وہ بیزی ہے ٹیلی فون اور ملاقاتوں میں، جنگ رکوا لیں گے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.